वेलकम टू आवर मंजिल विद अंसारी यूट्यूब चैनल। साथियों का स्वागत है इस क्लास में। देखिए, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए विशेषकर DSSB PRT 2026 के दृष्टिकोण से ये विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का ये जो गहन विश्लेषण है, ये हमें समझने में मदद करेगा कि बचपन और किशोरावस्था सिर्फ एक उम्र का आंकड़ा नहीं है, इसे इतिहास, समाज और संस्कृति ने मिलकर आकार दिया है। सही कहा आपने। तो इस पूरी क्लास का एक स्ट्रक्चर्ड फ्लो बनाए रखने के लिए आज हम कुल 15 स्लाइड्स का विश्लेषण करेंगे। विद्यार्थियों को हर एक स्लाइड के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझना है और अपने नोट्स तैयार करने हैं। जी, और चलिए बिना देरी किए पहली स्लाइड पर आते हैं। ठीक है, तो हमारी स्लाइड 1 है टाइटल एंड इंट्रोडक्शन। इसमें लिखा है DSSB PRT 2026 पार्ट बी, यूनिट 1, क्लास 1, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की अवधारणा। ये पहली स्लाइड दरअसल इस बात का एक आधार है कि आज की पूरी चर्चा इसी मुख्य विषय पर होने वाली है। हम इसे अलग-अलग परिप्रेक्ष्य यानी पर्सपेक्टिव से समझेंगे, ताकि परीक्षा में किसी भी दृष्टिकोण से प्रश्न आए तो आप सभी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। बिल्कुल। तो अब आगे बढ़ते हैं स्लाइड 2 की तरफ। शीर्षक है 1.3 कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, यानी मानव शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। इस स्लाइड पर 2 मुख्य बिंदु लिखे हैं। पहला, नो बायोलॉजिकल बाउंड्रीज, और दूसरा, स्मॉल अडल्ट्स इन द मेकिंग। यहाँ मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण बचपन को सिर्फ शारीरिक विकास या आयु तक सीमित नहीं रखता, इसीलिए इसमें नो बायोलॉजिकल बाउंड्रीज कहा गया है। और ये जो टर्म है स्मॉल अडल्ट्स इन द मेकिंग, इसका सरल अर्थ ये है कि समाज बच्चों की परवरिश इस हिसाब से करता है कि उन्हें कल को एक वयस्क समाज का हिस्सा बनना है। परीक्षा के नजरिए से यहाँ एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट दिया गया है, डेवलपमेंटल नीश, जिसे विकासात्मक आला कहते हैं। हाँ, मैंने देखा है कि ये कॉन्सेप्ट परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। एकदम पूछा जाता है। एक शिक्षक के रूप में इसे समझना जरूरी है क्योंकि इसके 3 हिस्से होते हैं। पहला, फिजिकल एंड सोशल सेटिंग, यानी बच्चे का भौतिक और सामाजिक परिवेश कैसा है। उदाहरण के लिए, बच्चा किसी खुले गांव में बड़ा हो रहा है या शहर के एक बंद फ्लैट में। दूसरा हिस्सा है कस्टम्स ऑफ चाइल्ड केयर, यानी उस समाज में बाल देखभाल के रीति रिवाज क्या हैं। अच्छा। और तीसरा हिस्सा है साइकोलॉजी ऑफ केयर टेकर्स, यानी देखभाल करने वालों का मनोविज्ञान कैसा है। माता पिता सख्त हैं या लचीले हैं। सही पकड़ा। ये तीनों तत्व आपस में मिलकर ही एक बच्चे का पूरा विकास तय करते हैं। समझ गया। अब इसी कड़ी में स्लाइड 3 पर आते हैं, जो है 1.3.2 सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, यानी समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। यहां लिखा है चाइल्डहुड इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन, और नीचे मयाल का 1991 का कोटेशन है, चिल्ड्रंस लाइव्स आर लिव्ड थ्रू चाइल्डहुड्स कंस्ट्रक्टेड फॉर देम बाय अडल्ट्स। ये एक बहुत ही रोचक नजरिया है। देखिए, बचपन प्रकृति द्वारा स्थिर नहीं होता, समाज इसे परिभाषित करता है। मयाल का ये कथन स्पष्ट करता है कि वयस्क ही बच्चों के लिए बचपन का निर्माण करते हैं। आप थोड़ा सोचिए, 50 साल पहले के बच्चों का बचपन कैसा था और आज के बच्चों का कैसा है। आजकल तो बच्चों का पूरा दिन बस स्कूल, ट्यूशन और कोडिंग क्लासेस में ही निकल जाता है। वही तो, बच्चों ने अपना बचपन खुद थोड़ी बदला है, ये वयस्कों ने और समाज ने तय किया कि आज का बचपन कैसा होगा। इसीलिए इसे सामाजिक संरचना कहा जाता है। जैसे जैसे वयस्कों की सोच बदलती है, बच्चों का बचपन बदल जाता है। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने। अब इतिहास की बात करते हैं, स्लाइड 4 पर। इसका शीर्षक है 1.3.3 हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। यहाँ फिलिप एरीज और उनकी 1962 की किताब सेंचुरीज ऑफ चाइल्डहुड का जिक्र है। साथ में एक टाइमलाइन भी है। विद्यार्थियों, कृपया इस स्लाइड को अपने नोट्स में मार्क कर लें। फिलिप एरीज का नाम एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि इतिहास के अलग-अलग दौर में बचपन का कॉन्सेप्ट कैसा रहा है। टाइमलाइन के अनुसार मिडीवल यानी मध्यकालीन दौर में तो बचपन जैसा कुछ था ही नहीं। बच्चों को मिनिएचर अडल्ट्स या लघु वयस्क माना जाता था। उन्हें कपड़े भी बड़ों जैसे पहनाए जाते थे और सीधा कारखानों में काम पर लगा दिया जाता था। यानी तब खेलने कूदने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। फिर ये बदलाव आखिर आया कब? ये 16वीं और 17वीं सदी में आकर थोड़ा बदला, लेकिन सिर्फ उच्च वर्ग यानी अपर क्लास में। वहां बच्चों को थोड़ी अहमियत मिलनी शुरू हुई और स्कूल भेजा जाने लगा। गरीबों के बच्चे तब भी लघु वयस्क ही थे।
अंत में 20वीं सदी में आकर थियोरी ऑफ इनोसेंस आई, जहां पूरे समाज ने स्वीकार किया कि बच्चे मासूम होते हैं और सभी को शिक्षा और खेलकूद का अधिकार है। ये तो एक बड़ा ऐतिहासिक बदलाव था। चलिए अब स्लाइड 5 पर आते हैं, जो संस्कृति की बात करती है। 1.3.4 कल्चरल पर्सपेक्टिव। यहाँ 3 अलग अलग संस्कृतियों की तुलना है, वेस्टर्न, कलूरी ट्राइब और जापान। हाँ, और हर संस्कृति के पारिश पोषण के तरीके के पीछे एक क्यों छुपा होता है। वेस्टर्न देशों में जैसे यूके और यूएसए, वहाँ इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता पर जोर दिया जाता है। माँ बच्चे से आमने सामने बात करती है और नाउन यानी संज्ञा पर फोकस करती है, जैसे ये गाड़ी है, ये बॉल है। और दूसरी तरफ पापुआ न्यू गिनी की कालुली जनजाति का तरीका बिल्कुल अलग लिखा है यहाँ। इसमें इंटरडिपेंडेंस यानी परस्पर निर्भरता पर जोर है। एकदम सही। वहां माँ बच्चे को बाहर की ओर यानी आउटवर्ड मुंह करके पकड़ती है, ताकि बच्चा सिर्फ माँ को ना देखे बल्कि पूरे सामाजिक समूह को देखे। इससे उसमें मैं की जगह हम की भावना विकसित होती है। और तीसरा उदाहरण जापान का है, जहां समूह पर निर्भरता और माँ बच्चे के मजबूत रिश्ते पर ध्यान दिया जाता है। वाकई संस्कृति कितना बड़ा असर डालती है। अब स्लाइड 6 पर आते हैं। 1.4 डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड। यहाँ शब्दों की उत्पत्ति यानी एटिमोलॉजी समझाई गई है। इंग्लिश शब्द चाइल्ड गॉथिक शब्द वूम से आया है। इन्फैंट बना है इन और फैन से, जिसका मतलब है जो बोल नहीं सकता। और जापानी शब्द अकाचान का मतलब है लाल बच्चा। देखिए, शब्दों की उत्पत्ति से हमें समाज की धारणा समझ आती है, लेकिन यहाँ एग्जाम के लिए परसेप्शन वर्सेस रियलिटी यानी धारणा बनाम वास्तविकता को समझना जरूरी है। आमतौर पर हम बच्चों को मासूम और भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन वास्तविकता उनके परिवेश पर निर्भर करती है। एक सुविधा संपन्न बच्चे का बचपन खिलौनों वाला होगा और वहीं किसी सड़क पर सामान बेचने वाले बच्चे का बचपन पूरी तरह से संघर्ष वाला होगा। सही बात है। अब स्लाइड 7 पर आते हैं, जो कि एक बहुत ही कानूनी और तथ्यात्मक स्लाइड है। लीगल एंड एज पर्सपेक्टिव। यहाँ कानूनी आयु सीमाएं दी गई हैं। यूएनसीआरसी के अनुसार 18 वर्ष से कम। आरटीई एक्ट 2009 अनुच्छेद 21 ए में 6 से 14 वर्ष, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 18 वर्ष, चाइल्ड लेबर एक्ट 14 वर्ष से कम और इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 18 वर्ष। सभी विद्यार्थी यहाँ थोड़ा सतर्क हो जाएं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्लाइड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन आयु सीमाओं में कंफ्यूजन हो जाना स्वाभाविक है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आरटीई एक्ट मुफ्त शिक्षा के लिए है, इसीलिए वहाँ 6 से 14 वर्ष की आयु रखी गई है। चाइल्ड लेबर एक्ट में 14 वर्ष तक बाल श्रम रोकने की बात है, ताकि बच्चा स्कूल जा सके। और वहीं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और इंडियन मेजॉरिटी एक्ट दोनों में आयु सीमा 18 वर्ष रखी गई है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ बात बच्चों के संरक्षण और कानूनी रूप से जिम्मेदार होने की है। इन सारे अंतर को अपने नोट्स में क्लियर रखिएगा। यहाँ बताया गया है कि ये लैटिन शब्द एडोलेस्केरे से बना है, जिसका अर्थ है टू ग्रो टू मैच्योरिटी यानी परिपक्वता की ओर बढ़ना। और यहाँ एक ऐतिहासिक प्रक्रिया भी लिखी है। हाँ, एडोलेसेर उसकी जैविक परिभाषा जरूर है, लेकिन इसका निर्माण एक ऐतिहासिक प्रक्रिया से हुआ है। इसे स्टेप बाय स्टेप समझिए। पहले औद्योगिक क्रांति आई, कारखाने खुले और शहरीकरण बढ़ा। इसके बाद मास एजुकेशन यानी स्कूली शिक्षा आई, जिससे बच्चों को काम से अलग कर दिया गया। अब जब बच्चे काम पर नहीं जा रहे थे और वयस्क भी नहीं हुए थे, तो इस इंतजार के समय यानी वेटिंग पीरियड को किशोरावस्था का नाम दिया गया। यानी किशोरावस्था दरअसल औद्योगिक क्रांति और शिक्षा प्रणाली की देन है। अब स्लाइड 9 पर इसके चरण दिए गए हैं। स्टेजेस ऑफ एडोलेसेंस। अर्ली स्टेज 10 से 13 वर्ष, मिड स्टेज 14 से 15 वर्ष और लेट स्टेज 16 से 18 वर्ष। एक आदर्श शिक्षक को इन चारों चरणों का ज्ञान होना अनिवार्य है। अर्ली स्टेज में ग्रोथ स्पर्ट होता है, यानी शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। मिड स्टेज में बच्चा अपनी अलग पहचान बनाता है और उस पर दोस्तों का यानी पीयर रिलेशनशिप्स का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। और लेट स्टेज आते आते किशोर वयस्क जैसा व्यवहार करने लगते हैं और उनकी स्पष्ट राय बनने लगती हैं। सही कहा। उसकी डिस्टिंक्ट ओपिनियंस विकसित हो जाती हैं और दिमाग थोड़ा परिपक्व हो जाता है। आगे बढ़ते हैं स्लाइड 10 पर। 1.5.1 कल्चर एंड एडोलेसेंस। यह स्लाइड बताती है कि किशोरावस्था एक सांस्कृतिक संरचना भी है। यहाँ समोआ, नावाहो और जुडाइज्म के उदाहरण हैं। बिल्कुल। किशोरावस्था में प्रवेश को
अलग अलग संस्कृतियों में राइट्स ऑफ पासेज यानी संस्कारों के रूप में मनाया जाता है। समोआ में टैटू बनाने की रस्में होती हैं जो दर्द सहने की क्षमता दिखाती हैं। नवाहो जनजाति में पहले मासिक धर्म पर किनालदा रस्म होती है और यहूदी धर्म में बार और बट मित्सवा के रूप में इसे एक धार्मिक जश्न बनाया जाता है। और हमारे भारत में भी तो ऐसी रस्में हैं जो स्लाइड 11 इंडियन कॉन्टेक्स्ट में दी गई हैं। तमिलनाडु में हल्दी स्नान, केरला के नयर समुदाय में थिरिंदु कल्याणम और उड़ीसा की चुक्तिया भुंजिया जनजाति का उदाहरण। ये ओडिशा वाला उदाहरण परीक्षा के दृष्टिकोण से अनूठा है। वहाँ यौवनारंभ से पहले एक तीर यानी कंस से प्रतीकात्मक शादी होती है और यौवनारंभ आने पर 1 महीने के लिए आइसोलेशन यानी अलग थलग रखा जाता है। ये परंपराएं हमारी भारतीय संस्कृति की विविधता को दर्शाती हैं। सच में कितनी विविधता है। अब जब संस्कृतियां इतनी अलग हैं तो बच्चे और वयस्क में बुनियादी अंतर क्या है? स्लाइड 12 यही बताती है। 1.6 डिफरेंस चाइल्ड वर्सेस अडल्ट। देखिए, किशोर अवस्था में आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन यानी पहचान की खोज सबसे मुख्य है। किशोर एक फीलिंग इन बिटवीन में रहते हैं। उन्हें लगता है कि वो ना तो पूरी तरह बच्चे हैं और ना ही वयस्क। उनका फोकस बस खुद पर और अपने साथी समूह पर होता है। जबकि एक वयस्क की जिंदगी में स्थिरता आती है। उनकी सामाजिक भूमिकाएं पहले से तय होती हैं और वो अपनी पहचान को लेकर स्थिर होते हैं। इसी स्थिरता और अस्थिरता को स्लाइड 13 डोमेन डिफरेंसेस में और डिटेल में बताया गया है। यहाँ शारीरिक और मानसिक अंतर हैं। बच्चे का नजरिया फ्रेश आइज वाला होता है, किशोर की सोच एब्सोल्यूटिस्ट होती है और वयस्क की रिलेटिविस्टिक। विद्यार्थियों, ये कॉग्निटिव यानी मानसिक डोमेन का अंतर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इसे ध्यान से समझें। किशोर की सोच एब्सोल्यूटिस्ट यानी ब्लैक एंड व्हाइट होती है। उनके लिए कोई चीज या तो पूरी तरह सही है या पूरी तरह गलत, बीच का कुछ नहीं होता। पर वयस्क रिलेटिविस्टिक थिंकिंग रखते हैं यानी मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। वो जानते हैं कि परिस्थिति के हिसाब से नियम थोड़े लचीले हो सकते हैं। ये समझ आना बहुत प्रैक्टिकल है। इसको भावनात्मक रूप से स्लाइड 14 सोशल एंड इमोशनल डिफरेंसेस में समझाया गया है। यहाँ एरिक्सन का जेनरेटिविटी कॉन्सेप्ट है, किशोरों का रिस्क टेकिंग और वयस्कों का सेल्फ रेगुलेशन। इसमें एक बादल क्यों चलते हैं वाला बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया है। हाँ, भावनात्मक रूप से किशोर थोड़े आवेग में आकर जोखिम लेते हैं, जबकि वयस्क आत्मनियमन यानी सेल्फ रेगुलेशन से काम करते हैं। अब इस बादल वाले उदाहरण को देखें। एक ही घटना को 3 अलग आयु के लोग कैसे देखते हैं। एक छोटा बच्चा सोचेगा कि बादल जिंदा है इसीलिए चल रहे हैं, ये एनिमिज्म है। एक किशोर एब्सोल्यूटिस्ट सोच के कारण कहेगा पृथ्वी घूम रही है इसलिए। लेकिन एक वयस्क बहु परिप्रेक्ष्य से सोचेगा और व्यवहारिक जवाब देगा कि हवा के कारण। यह एक बेहतरीन उदाहरण है पूरे संज्ञानात्मक विकास का। वाकई से एक उदाहरण ने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए हैं। तो इसी के साथ हम अपनी आखिरी स्लाइड 15 क्वेश्चन ऑफ द डे पर आ गए हैं। विद्यार्थियों, स्क्रीन पर लिखा आज का सवाल है, फिलिप एरीज के अनुसार किस काल में बाल्यावस्था की अवधारणा नहीं थी? ए मॉडर्न पीरियड, बी मिडीवल पीरियड या सी एंशिएंट पीरियड? मैं चाहूंगी कि सभी विद्यार्थी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि आप अपना आकलन खुद कर सकें कि आज की स्लाइड वाइज चर्चा को आपने कितनी गहराई से समझा है। जरूर अपना जवाब कमेंट करना ना भूलें। आज की क्लास में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस को पूरी तरह स्लाइड वाइज समझा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में हम अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।